हेलो एवरीवन। वेलकम टू एएन स्टडी जोन। तो आज की वीडियो में हम लोग एडोटेरिया के प्रैक्टिस सेट 3 को करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये दरोगा का प्रैक्टिस सेट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है? जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, 81.99% हो जाएगा। 81.99% है। तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जाति आधारित गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म समुदाय की आबादी सर्वाधिक है। हिंदू समुदाय का प्रतिशत 81.99% है, जबकि मुस्लिम समुदाय का जो प्रतिशत है वो 17.7% है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, भारत में अपना शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? तो पहला विदेशी विद्यालय कौन है? डीकन विश्वविद्यालय हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है डीकन विश्वविद्यालय। भारत में अपनी शाखा स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डीकन विश्वविद्यालय है। यह ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय है। यह क्या है, कहाँ का है? ऑस्ट्रेलियाई में विश्वविद्यालय है, जो गुजरात की गांधीनगर में अपनी शाखा स्थापित करेगा। ये डीकन यूनिवर्सिटी है, वो गुजरात के गांधीनगर में अपनी शाखा को स्थापित करेगा। अब पहला ये क्या बोलते हैं कि विदेशी विश्वविद्यालय होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो फिनलैंड को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिनलैंड। नाटो को 31वें सदस्य देशों के रूप में किसे शामिल किया है? फिनलैंड को। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में 3 सबसे सशक्त आयातक देश कौन सा है? तो भारत, सऊदी अरब और कतर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत हो जाएगा, सऊदी अरब और कतर है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 42 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो भारत का स्थान है 2023 में वो 42 है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामचंद्र पौडेल। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 7। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा 7 है। बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित किया गया है? 19,000 करोड़। कितना हो जाएगा? 19,000 करोड़। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया? 11 फरवरी को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। कितना है? 10। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई-रुपये की सीमा को 10 अरब से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 लाख। कितना? 10 अरब से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मलबार नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मलबार नौसेना अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आईटीबीपी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आईटीबीपी। हाल ही में प्रसिद्ध
प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध था, अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के संबंधों में सही सुमेलित है? तो असम के राज्यपाल जो है गुलाब चंद कटारिया, ये सही है। और मणिपुर के हैं अनुसैया उइके, ये भी सही है। नागालैंड के ला गणेशन, नागालैंड के कौन है? ला गणेशन, ये भी सही है। मेघालय के क्या है? तो मेघालय के जो है क्या बोलते हैं राज्यपाल है वो फगू चौहान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि डी ही गलत है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? फगू चौहान है। भारत में किस वर्ष एससीओ के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? एससीओ को 2005 में। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में कुल 8 सदस्यों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। वर्ष 2005 में भारत को एससीओ का पर्यवेक्षक दर्जा दिया गया। यानी भारत को किस वर्ष एससीओ के पर्यवेक्षक दर्जा दिया गया? तो वो हो जाएगा 2005, और उसकी शुरुआत तो 2001 भी हो गई थी। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में है? तो ये गुजरात के मोढेरा जो है गुजरात के मेहसाना जिला में। कहाँ? मेहसाना जिला में। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है स्वामी किससे हैं? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है भगवान शिव से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भगवान शिव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? तो इसमें कौन सा? अभय ओका समिति। यानी उच्चतम न्यायालय जो है वो किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने, यानी जो उच्चतम न्यायालय जो है वो क्षेत्रीय भाषा के न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया गया था। अभय ओका समिति, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो भारत में जो है एस्केप टनल की लंबाई है 272 किलोमीटर। भारत सरकार ने उधमपुर में बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबाई रेल लाइन की योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर का ऐतिहासिक वैकल्पिक परिवहन उपलब्ध कराना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। किरेन रिजिजू ने इस्तीफा के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो देश के नए कानून मंत्री हैं अभी वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। इससे पूर्व कौन थे? किरण रिजिजू थे। अभी कौन है वर्तमान में? अर्जुन मेघवाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी पूछेगा कानून मंत्री कौन है नए, तो अर्जुन राम मेघवाल होंगे। किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई? तो जीवन आज़ाद LIC। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, LIC द्वारा जीवन आज़ाद योजना की पॉलिसी की शुरुआत की गई। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा 19 महिला को। वर्ष 2023 में 106 पद्म विभूषण यानी पद्म भूषण और पद्मश्री 91, यानी पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91 नागरिकों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 19 कितना है? महिलाएं हैं। तो इसमें वर्ष कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 19। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा अच्छा से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान यानी वैश्विक कल्याण के लिए क्या है? वैश्विक विज्ञान। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें क्या होता है ना कि संसद के दोनों सदस्य यानी कि संसद के दोनों सदन के, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, दोनों सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अब अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? तो यानी कोरम का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 100 यानी संविधान में किसी अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत, किसी जब दो मत बराबर हो जाता है एक निर्णायक मत हो जाएगा, वो कौन सा अनुच्छेद में? तो वो 100 में है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम कब पहली बार कब लागू किया गया? खाद्य जो मिलावट निवारण है तो 1954 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो पूछेगा खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ? तो खाद्य निवारण जो मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देखेंगे, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यानी भारत में जो केंद्र राज्य का संबंध निर्भर किस पे करेगा? संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं का तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्या पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव आयोग से नहीं है, तो चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है चुनाव की अधिसूचना जारी करेगी। चुनाव आयोग का ये आयोग से संबंध नहीं है कि चुनाव की अधिसूचना, जैसे चुनाव का चिन्ह बंटवारा करना तो है, चुनाव की वैधता का निपटारा करना भी है, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से भी संपन्न हुए भी है। ये चुनाव का अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का कार्य में नहीं है। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। यह कथन बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ये किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? तो ये बी आर अम्बेडकर का कथन है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। आप लोग जानते हो मेयर का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। मगर भारत के कुछ राज्यों में इसका कार्यकाल क्या होता है? अलग अलग हो, जैसे दिल्ली एवं बेंगलुरु में मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। तो कुछ राज्यों में इसका कार्यकाल अलग होता है। ऐसे पूछेगा मेयर का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, कितने वर्षों का? तो सॉरी, 5 वर्षों का होता है। और दिल्ली और बेंगलुरु में मेयर का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, उसमें सही बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वी आर मेहता समिति, जो वी आर मेहता समिति है, वी आर मेहता समिति 1997। तो वी आर मेहता समिति 1997 है, तो सी का 1 हो जाएगा। और अशोक मेहता समिति 1977 में हो जाएगा। अशोक मेहता समिति 1977 में हो जाएगा। और एल एम सिंघवी समिति 1986 में, और थुंगन समिति 1988 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आप लोग मिला लीजिएगा। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकारों की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? ये कौन सा मताधिकार है जो संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार को आयु को घटाने या कम करने से संबंधित हो? तो 61वां संविधान संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओरा समिति का संबंध किससे है? तो ओरा जो है, ओरा ये है राजनेताओं तथा अपराधियों का संगठन। यानी वोहरा समिति का जो गठन है 1993 में हुआ था। राजनेताओं एवं अपराधियों के बीच संगठनात्मक यानी कि जो है साठगांठ से की जांच करने के लिए, क्या अपराधियों यानी राजनेता अपराधियों की साठगांठ की जांच करने के लिए हम कौन सा, तो राजनेताओं कौन सा क्या बोलते हैं, वोहरा समिति का संबंध है। 36 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुई थी। 5वीं कार्यकाल योजना पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से 78 में। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मत्स्य और खनन क्या है? ये प्राथमिक से। मत्स्य में खनन और क्या बोलते कि खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। यानी इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य सामग्री निर्माण आदि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे कीन्स। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कीन्स। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़ों किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो विदेशी व्यापार से जो आंकड़े हुआ तो आरबीआई जारी किए जाते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी। किस ग्रह को विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो बुध का। जो बुध है वो सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का। पूछेगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और सबसे क्या बोलते हैं, हल्का ग्रह भी बुध है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं, बुध का कोई उपग्रह नहीं। इससे सबसे छोटा विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह इसका जो विशिष्ट गुण क्या है? तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। और यह सूर्य की परिक्रमा कम से कम समय में 28 दिन में पूरा करता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यानी सबसे कक्षीय गति वाला ग्रह तो बुध हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का होना किसमें है? तो बुध में। सबसे छोटा कौन है? बुध है। सबसे हल्का कौन है? तो बुध है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है?
तवलीत पर्वत के उदाहरण पार्श्वनाथ नहीं है, क्योंकि हिमालय, अल्पास, यूराल रॉकीज एवं एंडीज आदि वलीत पर्वत के उदाहरण हैं, जबकि जो पार्श्वनाथ है, नीलगिरी, सतपुरा आदि अवशिष्ट पर्वत के पार्श्वनाथ जो वो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, जबकि अल्पास जो हो गया हिमालय, ये किसके हैं, तो ये हैं वलित पर्वत के उदाहरण। वलित पर्वत किस देश को वनों का देश उपनाम से जाना जाता है, वनों का देश कांगो को जो वनों का देश का उपनाम से जाना संबोधित किया गया, इसको कांगो को वनों का देश कांगो को कहा गया। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है, तो हमबोल्ट क्या है, ठंडी जलधारा जो कहाँ बहती है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, जबकि सुसीमा एवं क्यूरेमा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। सुसीमा और कीमा क्या है, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। इरमिंजर अटलांटिक महासागर की जल क्या बोलते हैं कि इरमिंजर अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्या बोलते हैं कि सी हो जाएगा। कोयम्बटूर एवं कोचीन कौन सा दर्रा जोड़ता है, कोयम्बटूर एवं कोचीन से, तो ये हो जाएगा पालघाट जो है कोयम्बटूर और कोचीन के दर्रा से जोड़ता है। जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है, लूनी की। जवाई और सुकरी और किसकी है, ये लूनी की, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। जवाई और तथा सुकरी और जवाई लूनी से है। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो गिरना जो है वो गिरना महाराष्ट्र से। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले के गिरना नदी पर स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ है, केरल में है, तो ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग 40 नंबर आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध सागर जलप्रपात गोवा की मांडवी नदी पर स्थित है, जबकि पुनासा, चुलिया तथा बिहार जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। बिहार, चुलिया और क्या बोलते हैं कि कहाँ है ये राजस्थान में, जबकि जो है दूध सागर है ये कहाँ है, मांडवी नदी गोवा में है। दूध सागर कहाँ है, गोवा में स्थित है। माउंट कोम्बो स्थित है, माउंट कोम्बो की स्थित है कहाँ, तो ये हो जाएगा दक्षिण अंडमान में। राइट आंसर ऑप्शन डी दक्षिण अंडमान में। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा बनते हैं, तो 5 भारतीय राज्यों नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड शामिल है। सही सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना। कौटिल्य तो अर्थशास्त्र 1 का 4 हो जाएगा, और सोमदेव हो जाएगा सोमदेव का हो जाएगा कथा सरित सागर हो जाएगा। जयदेव का हो जाएगा गीत गोविंद, और भद्रबाहु का कल्पसूत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको मिला लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपने आत्मकथा लिखी, वह सुल्तान कौन सा था, ये फिरोज शाह तुगलक थे जो अपना आत्मकथा में लिखे थे। मोहम्मद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों में कौन सा नेतृत्व किया था, जयपाल। वो उसके राजपूत शासकों के समय नेतृत्व किसने किया था, तो जयपाल था। जब मोहम्मद गजनी को परास्त करने हेतु राजपूत शासक किसको नेतृत्व में किया था, तो फिर जयपाल था। निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में कौन सा मुगल साम्राज्य नहीं आया था, तो डोमिस पायासा। सर टॉमस रो जहांगीर के समय बर्नियर और टर्नियर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में भारत आने वाले विदेशी यात्री थे, जबकि डोमिंग पायासु कृष्णदेव के शासनकाल में विजयनगर में आए थे। इसका राइट आंसर डी था। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका यह नीचे है, मिलान करना है इसको। तो द्वितीय बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित नहीं, क्योंकि चौथा में हुआ, तो ये तो पहले गलत हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म जो द्वितीय बौद्ध संगीति में नहीं हुआ था, क्योंकि जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसमें हीनयान और महायान का बंटवारा हो गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय आदर्श बोधिसत्व से, ये ठीक है, महायान का बोधिसत्व से सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श आहर्त पद से प्राप्त करना, ये भी सही है। नाम गयाल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसको 2, 3, 4 सही है। और आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे रॉबर्ट क्लाइव थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं डी हो। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह से भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में तो लॉर्ड कैनिंग था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमिलित नहीं है, पाबना विद्रोह 1873 से 76 में, ये सही है, बंगाल में हुआ था पाबना विद्रोह। एका आंदोलन 1921 से 22 में हुआ, ये भी सही है। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश और पाबना बंगाल में
1873 से 76 में, दोनों सही हैं। ताना भगत 1913 से 14 में, ये भी सही है। ताना भगत बिहार और झारखंड में अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1828 से 1829 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि यहाँ 1928 से 1929 लिखा हुआ, इसलिए डी गलत हुआ, क्योंकि 1828 में हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है मोती मस्जिद, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जबकि मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो कोकोरी कांड में जो फांसी की सजा मिला था राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोकोरी कांड में क्या बोलते हैं कि 9 अगस्त 1925 को कुछ क्रांतिकारियों द्वारा सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन में रेल विभाग का खजाना ककोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इस घटना को ककोरी कांड कहा गया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल तथा अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा तथा सचिंद्र नाथ सैल को आजीवन कारावास दिया गया। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिए थे? तो गांधी जी सिर्फ द्वितीय में भाग लिए थे, यानी प्रथम में भी नहीं लिए थे और तृतीय में नहीं। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट डी हो जाएगा कि प्रथम में नहीं लिए थे और तृतीय में, सिर्फ वो द्वितीय में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन कौन सा सत्य है? ए हो जाएगा। जपलोपनिषद के 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ये सही है। तो राइट आंसर ए ही सही पूछा तो सही बता दिए। निम्नलिखित किस हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेतों का निशान प्राप्त हुआ था? तो कलीबंगा से। क्या से? कलीबंगा से प्राप्त हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 64 को देखते हैं, अब 65 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो व्यापारियों की सभा को नगरम। चोल काल में व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता है। चोल काल में जो व्यापारी की सभा होता है तो क्या कहते हैं? नगरम कहा जाता है। 1997 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोयोटो में। वर्ष 1997 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोयोटो में। भारत में प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में कौन सी है? चिल्का झील। रामसर साइट में कौन सा है? चिल्का झील। राइट आंसर बी हो जाएगा। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है तो ये हो जाएगा परिस्थिति तंत्र का निर्वहन। राइट आंसर डी हो जाएगा। परिस्थिति तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतर ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? घटेगी। परिस्थिति तंत्र में एक पोषी स्तर में दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा की जब हम तो घटती है। वह क्षेत्र जो दो परिस्थितियों तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है उसे हम इक्विटीन कहते हैं। यानी वह क्षेत्र जो परिस्थितियों तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के लिए काम करती है इकोटोन कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। दिए गए विकल्प में कौन सा अदिश राशि के उदाहरण है? तो चाल एक अदिश राशि, क्योंकि वेग तो एक सदिश राशि है और बल भी एक सदिश राशि, वेग इसका चाल इसका अदिश राशि। तो राइट आंसर इसका सी ही हो जाएगा। न्यूटन के किस नियम को बल व्यंजक प्राप्त कहते हैं? तो द्वितीय नियम को बल व्यंजक प्राप्त नियम भी कहा जाता है। ताप बढ़ने पर द्रव की संयंत्रता पर क्या प्रभाव होता है? द्रव की संयंत्रता हमेशा घटता ही है, तो डी बी हो जाएगा इसका। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता एवं आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वेदन क्षमता तो क्या होता है? गामा किरणें का, और आयन क्षमता जो होता है वो अल्फा किरणों का सबसे ज़्यादा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। गामा का वेदन क्षमता ज़्यादा होता है, अल्फा का क्या होता है कि आयन क्षमता सबसे अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 75 था और हम लोग 76 में सम्मिलित नहीं है। गामा किरण हो जाएगा पॉल किलार्ड, सही है। दृश्य किरण न्यूटन, सही है। और रक्त किरण हार्शल, ये भी सही है। दीर्घ किरण जो होता है वो रोटजन न होकर मार्कोनी होते हैं। दीर्घ तरंग खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी। दीर्घ तरंग मार्कोनी और रक्त किरण हार्शल, दृश्य किरण न्यूटन और गामा किरणें की खोजकर्ता पॉल विलार्ड है। ध्वनि की चाल समानता जल में होती है। तो ध्वनि की जो चाल होती है जल में 1400
1483 मीटर पर सेकेंड होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्वनि की चाल है, यहाँ याद रखिएगा। समानता होती है 1400, ध्वनि की चाल 1483 होगा मीटर पर सेकेंड। रक्त में थक्का का पता लगाने में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो ये यानी सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। एक अच्छे ईंधन के रूप में ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो इसका सी हो जाएगा। उसका उसमें मान निम्न होना चाहिए। इसका अच्छा गुण शामिल नहीं होता है, यानी कि अच्छे ईंधन निम्नलिखित है जो सस्ता आसानी से उपलब्ध हो, जिसका उसमें मान उच्च हो। उसमें मान क्या हो? उच्च हो। यहाँ पे उसमें मान निम्न दिया, इसलिए इसका राइट आंसर सी ही होगा। और उच्च उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। सब सही है खाली इसका, क्योंकि एक अच्छे ईंधन के रूप में शामिल नहीं होता है उसका उसमें मान निम्न होना चाहिए। गलत है, क्योंकि उसमें मान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, इसलिए गलत है। सी हो जाए इसका आंसर। कायोशीन निम्न में से किसका अयस्क है? कायोशीन, तो कायोशीन एल्युमिनियम का। कायोशीन किसका है? सॉरी, कायोलिन है। ये कायोलिन किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। कायोलिन एल्युमिनियम का। आधुनिक आवर्त सारणी में एक वर्ग एवं आयत की संख्या कितना? 18 और 7। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोरेनसन द्वारा पी स्केल दिया गया था कब? 1909 में। सोरेनसन द्वारा पी स्केल किस वर्ष दिया गया था? 1909 में। कोशिका विभाजन मुक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। कोशिका विभाजन कितने? समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन। 3 तरह के कोशिका विभाजन कितने? 3 होते हैं। गंजापन के लिए कौन सा क्या बोलते हैं कि कवक जिम्मेवार है? तो गंजापन के लिए टीनिया केपिटिस। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टीनिया केपिटिस। चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? जो चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का ये सब हैं ग्रेमिनेशी के। चावल, गेहूं, मक्का ये सब किसके हैं? ग्रेमिनेशी के। पौधे पौधे बौने पौधे को लंबा करने कौन सा हार्मोन सहायक है? जिब्रेलिन्स। यानी कि पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो जिब्रेलिन हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिब्रेलिन्स। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? तो बकरी है। बकरी जो है द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है। द्वितीय उपभोक्ता के अंदर वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया आदि। बकरी जो वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आते हैं। प्राथमिक बकरी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? राइबोसोम, रिचर्ड बी रॉबर्ट। राइट आंसर बी हो जाएगा, रिचर्ड बी रॉबर्ट। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। ये तो बिल्कुल सही है। इस विभाजन में बहुत कम समय लगता है, ये भी सही है। इस विभाजन की सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी इसमें सब सही है। असत पूछा तो इसमें डी होगा। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा पेप्सिन। पेप्सिन। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? ये ब्रुसेल्स में है। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 3 बार। रेड क्रॉस को अभी तक कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार? 3 हो जाएगा। मांडी झगोर नृत्य किस खेल से संबंधित है? गोवा से। मांडी झगोर नृत्य किस खेल से है? तो यह हो जाएगा गोवा से। बी सी राय पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? बी सी राय पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। द कंपनी ऑफ वुमेन किस पुस्तक के लेखक? खुशवंत सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 96 से 100 तक क्या है मैथ का क्वेश्चन, आप इसको बना लीजिएगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।